नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं और झूम पे पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, तो अभी हमारे नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। तो सीपीसी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अर्ली मॉर्निंग बैच है हमारा 5 to 6। तो ये एक वीडियो है कि हम लोग क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्ट में डालते हैं हम लोग, लेकिन क्लास में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं उसको बात करेंगे आप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सीपीसी 1908 हमारा है, एक्ट नंबर 5 है। ठीक है, जब भी हम सीपीसी की बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए सीपीसी कैसा लॉ है। तो सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है? प्रक्रियात्मक विधि है। ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। जब भी हमारे सामने प्रोसीजर लॉ की बात आती है तो हमारे दिमाग की बत्ती जलती है कि प्रोसीजर लॉ कौन कौन से होते हैं। तो हम कहते हैं सीपीसी प्रोसीजर लॉ है, सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजर लॉ है, लिमिटेशन एक प्रोसीजर लॉ है ना, एसआर एक प्रोसीजर लॉ है। तो हम जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास 5 प्रोसीजर लॉ होते हैं। ये पांचों आपके सामने हैं। जब इन पांचों की हम बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इन पांचों के ईयर पता होना चाहिए ना। जैसे 1908 है, फिर 1973 है ना, ये आपके 1872 है, ये आपका 1963 का है और ये आपका 1963 का है। अब जो हम प्रोसीजर लॉ की बात आई तो प्रोसीजर लॉ भी कैसे है? सिविल के अलग है, क्रिमिनल के अलग है, राइट। तो यहाँ पे सिविल के प्रोसीजर लॉ कौन कौन से? सीपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन भी है और एसआरए भी है। यानी ये हमारे सिविल की प्रोसीजर लॉ है। जबकि सीआरपीसी क्रिमिनल का प्रोसीजर लॉ है ना। और एविडेंस, यानी एविडेंस जो है वो आपको दोनों जगह मिलेगा। वो आपको सिविल में भी मिलेगा, वो आपको क्रिमिनल में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह प्रूफ चाहिए होते हैं, इसलिए दोनों जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोसीजर लॉ किसे कहते हैं? तो बोलता प्रोसीजर लॉ वो लॉ होते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करते हैं। इट्स मीन यदि कोई सब्सटेंटिव लॉ को ब्रीच करता है, उसका वॉयलेशन करता है, तो उसको एनफोर्स कौन कराता है? प्रोसीजर लॉ कराता है। तो अब आपके दिमाग में सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं? अब दूसरा दिमाग में क्या है आपके पास? तो सब्सटेंटिव लॉ क्या है हमारा? जिसको हिंदी में बोलते हैं सारवान विधि, या फिर बोलते हैं मौलिक विधि, या फिर बोलते हैं मूलभूत विधि। फिर ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि सब्सटेंटिव लॉ वह लॉ होता है जो आपकी राइट्स को, लाइबिलिटी को, ड्यूटीज को, पनिशमेंट को डिफाइन करता है। तो सब्सटेंटिव का काम है डिफाइन करना और प्रोसीजर का काम उसको एनफोर्स करना। तो बातों में हमें पता चला लॉ 2 टाइप के होते हैं और उसमें से निकल के आया हमारा सीपीसी, और सीपीसी हमारा सिविल का प्रोसीजर लॉ है। जब भी हम सीपीसी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? बहुत बड़ा है। हम देखते हैं इसके अंदर सेक्शंस भी होते हैं, इसके अंदर ऑर्डर्स भी होते हैं, उसके अंदर रूल्स भी होते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या है? तो ये कोडिफाइड लॉ है। तो अपने पास फिर से अगला क्वेश्चन है कि कोडिफाइड लॉ किसे कहते हैं और अनकोडिफाइड लॉ किसे कहते हैं? कोडिफाइड लॉ वो होता है जो सेक्शन से डिफाइन होता है, और सीपीसी के अंदर सेक्शन के साथ ऑर्डर्स भी हैं। क्योंकि सीपीसी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सीपीसी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट सेक्शंस का है, एक पार्ट ऑर्डर्स का है। ये हमें बताता है कानून क्या है 1 से 158, और ये हमें बताता है कि कोर्ट में प्रोसीजर कैसे किया जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि सीपीसी का जो पहला पार्ट है वो सब्सटेंटिव पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है ऑर्डर्स का वो प्रोसीजर है, तो कोई कतई गलत नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रही हूँ। प्री एग्जाम के लिए नंबर 1 लिखिए, प्री एग्जाम के लिए नंबर 1 लिखिए, सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। ये हमें प्री एग्जाम के लिए यही ध्यान रखना है। वहाँ पे भले हमें पता हो कि हमने इनके सेक्शंस को जो है सब्सटेंटिव बोला है, ऑर्डर्स को हमने प्रोसीजर बोला है, क्योंकि कोर्ट में सब कुछ ऑर्डर से चलता है। लेकिन प्री एग्जाम के लिए सीपीसी प्रोसीजर लॉ ही है। ठीक है, और उसका दूसरा पार्ट प्रोसीजर बताता है। तो कोडिफाइड लॉ क्या होगा? जो सेक्शंस ऑर्डर से डिफाइन है, जो आर्टिकल से डिफाइन है। इसका मतलब सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी, सारे के सारे हमारे कैसे कोडिफाइड लॉ है। तो अनकोडिफाइड लॉ क्या है? टॉट, TORT, टॉट लॉ यानी अप्रत्यय विधि। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हमारा है, इंटरप्रिटेशन जो हमारा, ये सारे अनकोडिफाइड लॉ है जो कि मैं थ्योरी से स्टार्ट करता है। तो हमने क्या देखा? पहले देखा कि प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ क्या है, और सेकंड पार्ट हमने क्या देखा? कोडिफाई अनकोडिफाइड लॉ क्या है। आगे चलते हैं। अब आता है जो सीपीसी है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ने से देखेंगे कि सीपीसी में अमेंडमेंट कौन कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन है सीपीसी कैसा लॉ है। दूसरा क्वेश्चन आता है पी का आपके पास कि सीपीसी में अमेंडमेंट कौन कर सकता है। तो बोलता है सीपीसी में अमेंडमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ऐसा कैसे पता चला कि दोनों कर सकती है? इसके या निकल के कहाँ से आया? तो इन्होंने कहा कि इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं बेटा, तो हम दो चीज़ देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है? एक तो वहाँ पे दिया हुआ है पार्ट नंबर 11 और एक दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 7। पार्ट 11 आर्टिकल 246 जब आप देखेंगे तो वहाँ पे 3 लिस्ट बनी हुई है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। संघ सूची, राज्य सूची, संप्रति सूची होती है। और जो हमारा सीपीसी है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट नंबर कौन सा है इसका? ये सब्जेक्ट नंबर है हमारा 13। तो जब वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉ बना सकती है, यूनियन भी बना सकती है। इसीलिए सीपीसी में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? स्टेट भी कर सकता है, यूनियन भी कर सकते हैं। ये आपका प्री का दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला सीपीसी कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ है। इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकते हैं? आप कह सकते हैं यूनियन और स्टेट। और कैसे पता चला? तो आप कहेंगे यहाँ से। साथ ही साथ सीपीसी को एक एडजेक्टिव लॉ भी बोला जाता है, विषयात्मक लॉ भी बोला जाता है। क्योंकि कई दिल्ली जुडिशरी का प्री का पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सीपीसी एक एडजेक्टिव लॉ भी है, एक प्रोसीजर लॉ भी है। तब दोनों लिखना है, ये दोनों तरह का लॉ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सीपीसी के आया है प्रोसीजर लॉ है। देन हमने देखा सीपीसी का अमेंडमेंट कौन कर सकता है। फिर हमने देखा कि सीपीसी के क्या बोलते हैं, आपके पास सीपीसी के 2 पार्ट है, एक सेक्शंस का है, एक आपके ऑर्डर्स का है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम सीपीसी के बारे में। अब आता है कि हम पढ़ रहे सीपीसी 1908। तो क्या सीपीसी 1908 में ही बनी है या इसके पीछे और भी कोई कहानी हो सकती है? ये 1908 की बनी हुई है। तो आइए पता करते हैं कि सीपीसी सबसे पहले कब बनी। सीपीसी सबसे पहले कब बनी उसको पता करने के लिए आपको आईपीसी देखना पड़ेगा, है ना। तो आईपीसी कब की है? 1860 की। आईपीसी कब की है? 1860 की है। तो आईपीसी से पहले झगड़े हुए थे हमारे जड़ जुड़ो जमीन, जमीन की लड़ाई थी। तो जब जमीन की लड़ाई होती है तो कौन आता है? सीपीसी आता है। इसका मतलब सबसे पहले सीपीसी बनी 1859, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं सीपीसी 1908। इसका मतलब 59 से लेके यहाँ तक पहुँचने में और भी कहीं पर बनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि सफिशिएंट है। तो बहुत सारी बुक्स देखेंगे, सब जगह अलग अलग लिखा हुआ होगा। तो मेरे पास जो है, ये भी हो सकता है आपको वेरीफाई भी करें इनको, लेकिन मेरे पास जो लिखे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से सीपीसी का सफर शुरू होता है 1859 से और 1908 आज हम पढ़ रहे हैं। और आईपीसी, इसको आईपीसी याद करोगे तो दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। आईपीसी 1860 है, आज भी हम 1860 पढ़ रहे हैं। और आईपीसी के बैक टू बैक कौन आया हमारे पास? सीआरपीसी, वो आया फर्स्ट टाइम 1861 और आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 1973 का। यानी फर्स्ट टाइम में देखा जाए तो 3 जन आए थे जिसमें से आज भी आईपीसी हमारा वही है, ठीक है। अब हमारा सीपीसी का सफर स्टार्ट हुआ 1859 से, आज हम 1908 है। इस बीच और भी चेंज हुई, देखिए यस चेंज हुई। कब कब चेंज हुई? देखिए 1859 के बाद 1877 में भी चेंज हुई थी, पूरी नहीं बनी थी, ठीक है। और 1877 के बाद 1882 में भी चेंज हुई थी। यानी टोटल 4 टाइम हमारी सीपीसी बनी, 1859 में, फिर 1877 में, फिर 1882 में और देन हम पढ़ते 1908 की सीपीसी। और आईपीसी आज भी वही की। आईपीसी को चेंज करना था, आईपीसी 2020 बनने वाली थी, लेकिन ऐसा कोरोना आया कि हमारी आईपीसी 2020 बनी नहीं, वो वही की वही रहेगी, उसी जगह पे आईपीसी हमारी रहेगी। तो अभी भी पढ़ रहे, लेकिन अमेंडमेंट तो होते रहते हैं। और सीआरपीसी हमारी 1861 में इसके बैक टू बैक आई, क्योंकि आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है और आईपीसी को प्रोसीड कौन करता है? सीआरपीसी, इसलिए फिर सीआरपीसी को लाना पड़ा। और हम 1973 की पढ़ते हैं। और जब झगड़े स्टार्ट हुए तो बोला सबूत है क्या, मैंने ये ऑफेंस क्या किया? तो यहाँ पे फिर हमारे पास आया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और आज भी 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बहुत सालों बाद एविडेंस को लाना पड़ा। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ बात करते हैं 1908 में सीपीसी बन गई। तो 1908 से आज क्या चल रहा है हमारा 2022। तो क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए? अब हम पढ़ तो 1908 के लिए, तो इसमें अमेंडमेंट होते गए, है ना। तो पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आते होता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इसका हुआ 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ। उसके बाद जो सेकेंड अमेंडमेंट है इसका कब हुआ? तो लिखिए, इसका सेकेंड अमेंडमेंट हुआ आपके 1956 में। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट कब हुआ? 1956 के बाद आइए 1976 में। सबसे बड़ा अमेंडमेंट 1976 का है। इसमें 5 शेड्यूल थी, जिसको हटा के अब एक शेड्यूल कर दी, जिसमें 51 ऑर्डर है ना। उसके बाद आता है हमारे पास 1876 के बाद 1999 और देन आया हमारे पास 2002 का अमेंडमेंट। तो इतने सारे अमेंडमेंट जो है हमारे पास आ चुके हैं सीपीसी के।
और ये समय से समय पर आते रहते हैं, समय समय पर ये जो अमेंडमेंट है हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। तो आया 2002 पे ये अमेंडमेंट। अब ये दोनों अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। ये दोनों अमेंडमेंट कब अप्लाई हुए अपने पास? 1 जुलाई 2002 को हुए। इन दोनों अमेंडमेंट को हमें चैलेंज हुआ किसके अंदर? सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। किसमें हुआ था? सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। एक कॉल आ गया था इसमें, सॉरी ना। तो कहाँ पे हुआ था? सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो एक इसको चैलेंज किया गया था। और चैलेंज में ये हुआ था, चैलेंज में क्या रहा था? मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं फिर वापस। हाँ जी, तो आते हैं ब्रेक के बाद वापस। यहाँ तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1999-2022 को, इसको अप्लाई किया 1 जुलाई 2002 को। तो इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया कि अमेंडमेंट हटाया जाए, ये सही नहीं है। किसमें क्या था? सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में कि अमेंडमेंट सही है, आप ये अमेंडमेंट को हटाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये एग्जाम में आता रहता सलेम एडवोकेट भी, और साथ ही साथ ये डेट भी पूछी जा सकती है। तो क्या देखा हमने सबसे पहले कि सीपीसी जो है कैसा लॉ है, सेकंड कोडिफाई एंड कोडिफाई लॉ क्या होता है, थर्ड सीपीसी में कौन अमेंडमेंट कर सकता है। देन हमने देखा कि सबसे पहले सीपीसी कब आई थी, कितनी बार चेंज हुई अब तक हमारी सीपीसी। फिर हमने देखा कि सीपीसी में अब तक बनने के बाद 1908 के कितने अमेंडमेंट हुए। तो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं और वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत काम के होते हैं। वो पूछ लेते हैं कि इस अमेंडमेंट में क्या जोड़ा, इस में क्या जोड़ा। इवन तो कई बार तो ना दिल्ली जुडिशरी में तो रिपील वाले सेक्शंस भी पूछ लेते हैं कि इनको कब रिपील किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर चलते हैं सीपीसी के अंदर, इंडेक्स निकालेंगे आप सब जने। ये तो था थोड़ा सा सीपीसी के बारे में, ये क्या है क्या नहीं है। अब हम निकालेंगे सीपीसी की इंडेक्स। जब हम सीपीसी की इंडेक्स निकालेंगे तो आप उसमें चेक करेंगे कि उसमें पहले हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं, है ना, और देन ऑर्डर्स दिए गए हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपको सीपीसी कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं ना तो सीपीसी थोड़ी सी हैट्रिक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑर्डर सेक्शन सब साथ चलते हैं। आपको जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी सीपीसी पढ़ना है तो आपको सीपीसी को डिवाइड करना है। यहाँ पे आपको सेक्शंस करने हैं 1 से 158 और यहाँ पे आपको ऑर्डर्स करने हैं 1 to 51, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना, जिसके अंदर आप कहेंगे कि टोटल पार्ट कितने अपने पास 11 है, टोटल सेक्शंस कितने हैं 158 है, ठीक है। इसके अंदर कितनी स्केड्यूल है? इसके अंदर 1 स्केड्यूल है जिसके अंदर 51 ऑर्डर्स है, ठीक है। इसका एक्सटेंड कहाँ पर है? होल ऑफ इंडिया में है। ये कब से हुआ है? 31 अक्टूबर 2019। इससे पहले ये JNK पे अप्लाई नहीं होता था, अभी पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया, ठीक है। फिर आता है इसका कमेंसमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 1909 को हुआ। एक और एक्ट है हमारा, वो भी 1908 का ही है, वो भी 1 जनवरी 1909 को अप्लाई हुआ। पता कौन सा? यस, रजिस्ट्रेशन एक्ट अपना, है ना। साथ ही साथ अब क्या हो गया हमारे एग्जाम के अंदर कि पहले कमेंसमेंट डेट पूछते थे, सिग्नेचर की डेट नहीं पूछते थे। अब सिग्नेचर की डेट भी पूछने लगे, तो लिखो सीपीसी पे सिग्नेचर कब हुए? 21 मार्च को। अब दोनों डेट याद रखनी है अपन को, ठीक है। 1908 को हुए। यानी आपको क्या करना है, पहले इसके सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। जब सेक्शंस पूरे अच्छे से समझ में आ गए देन आपको ऑर्डर पढ़ने हैं। फिर ऑर्डर जब पढ़ रहे हैं उसके साथ सेक्शन को कोरिलेट करना है, उससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो सेक्शन दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका और ऑर्डर आपको इजी रहने देंगे। नहीं तो आप सोचते हैं पहले और सेक्शन के साथ ही ऑर्डर को जोड़ती जाऊं तो आप बहुत खोज हो जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, राइट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 2 का 8। अब जो प्रीलिमिनरी वर्ड है इसका कुछ भी ना पार्ट 1 2 3 4 या चैप्टर 1 2 3 4 नहीं है, तो उसको एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग स्टार्टिंग। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग हो जाता है हमारा प्रीलिमिनरी 1 2 5। आप कोई भी कानून उठा के पढ़ेंगे तो हमेशा उसका प्रीलिमिनरी दिखता है, यानी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, प्लीडर क्या होगा, गवर्नमेंट प्लीडर क्या होगा। क्योंकि जब आप 12th करके LLB करते हो या ग्रेजुएशन करके LLB करते हो तो आपको थोड़ी पता है ये सब चीज़ें क्या होती है। हमने तो डिग्री सुना है, हमने डिक्री सुना है जो गुजरात में बोलते हैं,
हमने डिग्री देखी है जो कि कॉलेज में मिलती है, डिग्री क्या होती है यहीं आके देख रहे हैं, तो ये अपने आप को समझाता है। तो उसका जो प्रिलिमिनरी पार्ट होता है वो उस कानून के बारे में हमें समझाता है, उस कानून में एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब जब आगे देखेंगे तो पार्ट 1 इसका नेक्स्ट से है, तो थोड़ा सा जब भी याद करते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर। तो आपको पहले बोलना है स्टार्टिंग, प्रिलिमिनरी, देन पार्ट 1 सूट्स इन जनरल, देन पार्ट 2 एग्जीक्यूशन, देन पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, देन पार्ट 4 कहता है पर्टिकुलर केसेस, देन पार्ट 5 कहता है स्पेशल प्रोसीडिंग, फिर पार्ट 6 आ जाता है आपके पास सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, 7 में हम अपील कर लेते हैं, 8 के अंदर रेफरेंस रिविजन रिव्यू कर लेते हैं, 9 के अंदर हाई कोर्ट के पास जाते हैं जो कमिश्नर की कोर्ट नहीं है, 10 कहता है कि हम रूल्स बना देंगे और 11 कहता है मिसलेनियस हो जाए। तो पहला आपका काम होता है सबसे पहले कि जब भी कोई कानून पढ़ो उसका इंडेक्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इंडेक्स को अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स से प्री में क्वेश्चन आते हैं। जिनको लगता नहीं आते वो अपना भ्रम निकाले, इंडेक्स से प्री में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इंडेक्स करना है। उसके बाद कोशिश करें कि रोज के 25 सेक्शन इंडेक्स से आप पहले याद कर ले, यानी पहला सबसे पहला काम है सारे इंडेक्स आपके टिप्स होने चाहिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग में जाते हैं तो वो खुद ही पूरा पढ़ाते भी हैं, याद भी करवाते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर की तरफ चले। जैसे मान लीजिए आज अपने सेक्शन 1 से 8 पढ़ा, एग्जाम्पल के लिए आज अपने सेक्शन 1 से 8 अच्छे से पढ़ लिया। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी MCQs हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। उस MCQs में कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगी जो केवल डायरेक्ट में नहीं होता है, तो वहाँ से उठा के आप इसमें चिपका दीजिए। ठीक है, ठीक वैसे ही मेन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो भी गाइड अवेलेबल है, सेक्शन 1 से 8 में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन आप लेके तैयार कर लीजिए। जैसे कि डिग्री की डेफिनेशन इस बार आई थी आरजीएस मेन के अंदर, पहला क्वेश्चन ही यही था, व्हाट डू मीन डिग्री। अब इससे इजी क्वेश्चन तो आपको क्या ही देंगे वो बताओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के क्लासरूम में चलती हैं, जूम पर लाइव क्लासेस चलती हैं, सारी चीज़ें करते हैं। प्लस जैसे हम अपना बैरक भी साथ में रखते हैं, सेक्शन 1 पहले समझाते हैं फिर पूरा रीडिंग करवाते हैं, रीडिंग भी स्टूडेंट से करवाते हैं। यानी कि जूम पर जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं वो क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। यहाँ पे बच्चों और हम लोगों दोनों का इंटरेक्शन चलता रहता है, पढ़ाते भी हैं, हमें लगता है बच्चा सो रहा है तो उसको उठाते हैं, वीडियो ऑन रखवाते हैं, सेम क्लासरूम में जैसा होता है। क्योंकि हर बच्चा जोधपुर राजस्थान नहीं पहुँच सकता, लेकिन हर बच्चे के घर पर सूर्यनगर यूनिक क्लासेस तो पहुँच सकती हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक वैसे सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, उस हर सब्जेक्ट का पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, वो सब्जेक्ट है क्या, कहाँ से आए, उससे रिलेटेड जो भी केस लॉज होते हैं हम वो भी उसमें ऐड करवाते हैं, उसके की पॉइंट्स बनवाते हैं ताकि इजी रह जाए। बच्चों को मोटिवेट करते हुए डे बाय डे नोट्स बना के वापस हमें चेक कराए ताकि उनके नोट्स बन जाते हैं। साथ ही साथ ग्रुप चलते रहते हैं, हर संडे टेस्ट लेते हैं, प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं, मेन के क्वेश्चंस भी आते हैं, मोटिवेशन भी साथ साथ चलता रहता है। सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल है, बाहर से कोई बच्चा जोधपुर आके रहना चाहे तो वो रह के पढ़ सकता है। जिस एरिया में हमारा इंस्टीट्यूट है उसके आसपास आपको रहने के लिए आराम से जगह मिल जाती है, आपको पता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।